तो लंबी खामोशी के बाद सचिन पायलट एक बार फिर बोलने लगे हैं और मुझे एक शेर याद आ रहा है। हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। लेकिन सचिन पायलट सवाल भी उठा रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सवालों की आबरू बेआबरू से ऊपर हो गए हैं। तो अचानक सचिन पायलट क्यों बोलने लगे हैं? उधर अशोक गहलोत खेमे को सचिन पायलट का ये बोलना रास भी आ रहा है और कुछ दुखी भी हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कभी खुशी कभी गम का माहौल है। तो कैसी खुशी कैसा गम। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरा आग्रह है कि मेरा वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी अगर आपको लगे तो ज़रूर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी मिल जाए। लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, इसकी मुझे ज़रूरत है। तो सचिन पायलट ने फिर कहा है, या लंबी खामोशी के बाद कहा है, कि कांग्रेस अगर चुनाव जीती तो किसको क्या पद मिलेगा ये कांग्रेस का आला कमान डिसाइड करेगा। पद यानी इसमें मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा पद भी आता है। तो मुख्यमंत्री के सवाल को, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, को खुला छोड़ दिया है। गहलोत खेमा भी चुप है, लेकिन अंदर खाने कहता है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो स्वाभाविक है कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, क्योंकि उन्हीं की विकास की योजनाओं पर, उन्हीं के 5 साल के शासनकाल के उपलब्धियों को आधार बनाकर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी है। लेकिन सचिन ने लाइन अलग ले ली है। उनका कहना है कि आला कमान तय करेगा कि किसको क्या पद मिलेगा। तो गुंजाइश छोड़ दी है, संभावनाएं छोड़ दी हैं और मोटे तौर पर यही बात आपको ध्यान हो, कांग्रेस आला कमान से जुड़े हुए नेता भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के चेहरे को सामने रखकर या उनकी योजनाओं को सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में रायशुमारी की जाएगी, विधायक जिसे चाहेंगे और उसके बाद आला कमान जो फैसला करेगा उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सचिन पायलट उतावले हैं थोड़े और एक शॉर्टकट बना लिया है। विधायक दल की बैठक गोल कर गए, रायशुमारी गोल कर दे, किसको किसके पास कितना बहुमत विधायकों का होगा उस चीज़ को गोल कर गए और कह दिया कि सब कुछ आला कमान डिसाइड करेगा और आला कमान तय करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या कोई इशारा है? एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सचिन पायलट समझदार नेता हैं। अभी जो झटके खाए हैं उसके बाद कुछ और समझदार हो गए हैं, कुछ और संयम से काम लेने लगे हैं, जो उन्हीं के राजनीतिक वजूद के लिए बहुत ज़रूरी है, विस्तार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन पहले सचिन पायलट चाहते तो इस सवाल का जवाब गोलमाल दे सकते थे, गोलमोल दे सकते थे, टाल सकते थे, लेकिन टाला नहीं, उल्टा उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया। तो इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। एक और बात, सचिन पायलट ने इस तरह इशारा कर दिया कि जो 2018 में हुआ या 2008 में हुआ या 1998 में हुआ, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी और तब जिस अंदाज में सब कुछ होता था, मुख्यमंत्री को चुनने का तरीका, वो 2023 में बदल जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आई। तो ये एक बड़ा इशारा सचिन पायलट कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अशोक गहलोत को क्या इतनी आसानी से उनको लिया जा सकता है, ये बात हम और आप और सचिन पायलट सब बेहतर ढंग से समझते हैं। हाँ, सचिन पायलट को टीस है अभी भी 25 सितंबर की, जो सामने आ ही गई। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो उनसे पूछा गया धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में, तो कहा कि कौन धर्मेंद्र राठौड़। यानी कहीं ना कहीं टीस है सचिन पायलट के मन में कि 25 सितंबर को जो हुआ था और उसके बाद जो नोटिस जारी हुआ था शांति धारीवाल को और महेश जोशी को और धर्मेंद्र राठौड़ को, उस पर आला कमान ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक तंज कसने की कोशिश सचिन पायलट ने की
और इस बहाने ये भी कहने की कोशिश की कि अब चुनाव सर पर हैं, आचार संहिता अगले 20 दिन में लागू हो ही जाएगी, तो ऐसे में अब कोई मतलब नहीं रह गया और वो परवाह नहीं कर रहे कि इन 3 नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। अब होने ना होने का कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, तो काय को इस विवाद में उलझा जाए। तो मजे लेकर सचिन पायलट निकल गए, ये भी एक परिपक्व नेता की निशानी है। मोटे तौर पर ये मेरी एक व्यक्तिगत धारणा है। सचिन पायलट का आत्मविश्वास क्या बता रहा है? सचिन पायलट का आत्मविश्वास बता रहा है कि उनका सियासी कद बढ़ा है। प्रियंका गांधी ने जिस ढंग से निवाई की रैली में अशोक गहलोत के बाद उनका नाम लिया, तो उनको अपने भविष्य को लेकर एक संभावना दिखाई दे रही है। राहुल गांधी को सचिन पायलट के एक भविष्य के नेता दिखते हैं, ऐसा सचिन पायलट को लगता है। लेकिन सचिन पायलट दूध के जले भी हैं और छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। वो जानते हैं कि ये मौका नाजुक है, इस मौके पर अशोक गहलोत को नाराज़ करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा। तो वो अशोक गहलोत खेमे को एक भी ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि वो नाराज़गी अपनी कहीं ना कहीं आला कमान के सामने इजहार करने का मौका मिल सके। सचिन पायलट का मेन मकसद है अपने ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलाना और अलग अलग जाति के नेताओं को टिकट दिलाना, अलग अलग समुदाय के नेताओं को टिकट दिलाना और संभाग वाइज नहीं, सभी संभाग से इक्का दुक्का तिक्का जितना भी संभव हो सके टिकट दिलाना। तो मेन मकसद उनका ये है और ऐसे में वो अपना ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं कहना चाहते जिसके कारण आला कमान नाराज़ हो जाए या अशोक गहलोत नाराज़ हो जाएं। तो किसी की भी नाराज़गी इस समय किसी भी सचिन पायलट के लिए ठीक नहीं रहेगी। ये उनकी एक और समझदारी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया, सचिन पायलट ने कायदे से तो सरेंडर कर दिया है। आखिर अजमेर में थे वो और 11 मई को अगर मुझे तारीख याद है तो भी उन्होंने जन संघर्ष यात्रा का वो समय था और उसके 4 महीने बाद अजमेर जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, वसुंधरा राज के शासन के भ्रष्टाचार की जांच हो, ऐसा कोई मांग, परीक्षा आरपीएससी को भंग कर दिया जाए, परीक्षार्थियों का जो पेपर लीक होने के कारण नुकसान हुआ पैसा लौटाया जाए, इस पर वो मिट्टी डाल गए। उल्टा उन्होंने एक तरह से अशोक गहलोत की सरकार का समर्थन किया, अगर क्लीन चिट नहीं दी तो समर्थन किया कि कड़ा कानून परीक्षा में नकल को रोकने के लिए बनाया गया है और ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। और आरपीएससी में उनका ये कहना था कि वो आज भी मानते हैं कि योग्य लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिनकी इंटीग्रिटी हो, जिनमें कुछ गंभीरता हो, जिनका कोई अनुभव हो, और ऐसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो जो ये मुद्दे उठाए तो यहाँ भी बड़े समझदारी से मुझे लगता है कि उन्होंने काम किया, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। और सचिन पायलट भी अब धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं। और समझदार नेताओं की क्या डेफिनेशन होती है? समझदार नेताओं की डेफिनेशन यही होती है कि समझदार नेता ये मान कर चलते हैं कि जनता की जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर होती है, जनता भूल जाती है। और दूसरी समझदार नेताओं की ये डेफिनेशन होती है कि वो मान कर चलते हैं कि जो अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी मजबूरी है कि आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। हकीकत यही है, क्या किया जाए। आगे चलते हैं। सचिन पायलट की ये मजबूरी भी है। और आगे देखिए, सचिन पायलट ने ये भी कह दिया, अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को उन्होंने ज़ोरदार कहा, तारीफ़ की, नाम नहीं लेते लेकिन राज्य सरकार, योजनाएं, तारीफ़, ये मजबूरी भी है क्योंकि वो सचिन पायलट ने खुद कहा ना यहाँ तो अशोक गहलोत का गुट है ना सचिन पायलट का गुट है। ले देकर अगर कोई गुट है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन गुट, खड़गे का गुट है और इस गुट के वो साथ हैं। इस गुट के साथ कांग्रेस है, इस गुट को ही कामयाबी दिलानी है, कांग्रेस को कामयाबी दिलानी है और वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की फतेह की कोशिश करेंगे। ये बात उन्होंने कही। और ये स्वाभाविक है कि जब उनको कांग्रेस के पक्ष में भाषण देना है, कांग्रेस की मजबूती के लिए भाषण देना है, कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए भाषण देना है, तो उन्हें अशोक गहलोत की योजनाओं की सराहना करनी ही पड़ेगी। पूरा भाषण आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके, हिंदू मुस्लिम का आरोप लगाकर, तुष्टीकरण, बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण के बहाने मुसलमानों के तुष्टीकरण का विरोध करने की बीजेपी की राजनीति को निशाने पर लेकर आप तालियां तो पिटवा सकते हैं लेकिन अपनी पार्टी का भला नहीं कर सकते।
पार्टी का भला तो योजनाओं के ज़रिए होगा। इस बात को अशोक गहलोत बेहतर ढंग से समझते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ सचिन पायलट थोड़ा भारी पड़ते हैं। सवाल उठता है कि सचिन पायलट के बोलने का क्या फ़ायदा होगा जो ये बोल रहे हैं। 3-4 मैंने कारण लिखे हैं, पॉइंटर्स। खुद का सियासी कद उनके पास बढ़ाने का मौका है, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक अच्छे नतीजे देने का मौका है, संभावनाएं जगाने का मौका है। और अगर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस कुछ सीटें निकाल लेती है तो वाकई में फिर राहुल गांधी की झोली में वो कुछ डालने में कामयाब हो जाएंगे। चुनाव में सरकार बनती है तो बड़ा पद की संभावना है, इसकी गुंजाइश उन्होंने खोल रखी है। नहीं बनती है तो प्रदेश की राजनीति में नए सिरे से कोई नई भूमिका जो पहले से बड़ी होगी, ऐसी कोई भूमिका की तलाश वो कर रहे हैं CWC का, खास तौर से मेंबर के बाद, और अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने का मौका है। अब सचिन पायलट को आखिरी में अशोक गहलोत से 3-4 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अशोक गहलोत कैनवास को, राजनीति के कैनवास को बड़ा कर देते हैं। जैसे ERCB का मसला है, पूर्वी राजस्थान का, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, तो प्रियंका गांधी के सामने भी कह दिया मैंने तो जिद पकड़ ली है, प्रधानमंत्री को हर बार याद दिला दिया, तो एक बड़ा मुद्दा बना दिया। और अब एक कुछ यात्रा भी निकलने वाली है, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, बीजेपी की जो निकल रही है उसकी तर्ज पर। तो सचिन पायलट को ये देखना चाहिए कि कैसे एक थीम पकड़ी जाए, एक मुद्दा को बड़ा बनाया जाए। ये चीज़ वो अशोक गहलोत से सीख सकते हैं। दूसरा, विजन 2030 अशोक गहलोत का एक शानदार गेम चेंजिंग आइडिया है। इस बहाने वो लगातार चर्चा में है, लगातार ऑप्टिक्स में है, लगातार टीवी पर हैं, लगातार अखबारों में हैं, लगातार जनता के बीच में हैं, लगातार प्रतिनिधि मंडलों के बीच में हैं, लगातार विशेषज्ञों के, जानकारों के बीच में हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग बहस कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लोग बहस कर रहे हैं, वकील बहस कर रहे हैं, किसान बहस कर रहा है, छात्र बहस कर रहे हैं, गृहिणियां बहस कर रहे हैं या करवाई जा रही है, और विजन 2030 तैयार किया जा रहा है। ये कुल मिलाकर मोदी का जो 2047 तक का चलने वाला अमृत काल है, उसका लिया हुआ अगर आइडिया नहीं है तो उससे एक प्रेरित आइडिया है, जिससे प्रेरणा लेकर सचिन पायलट भी कोई एक बड़ा आइडिया पर सोच सकते हैं जो उनको सोचना चाहिए। और तीसरा, अशोक गहलोत की जो सोशल सेक्टर की, सामाजिक क्षेत्र की, गिग वर्कर्स के कानून की, शहरी मनरेगा की, गांव में 1000 इंदिरा रसोई चलाने की, और फिर चिरंजीवी योजना, ये तमाम योजनाएं हैं जिसको अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा रूप में पेश किया है। तो ये चीज़ें सचिन पायलट सीख सकते हैं, और क्या सीख पाएंगे, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।